नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में वसुंधरा राजे के बागी तेवरों की, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले नए सीएम की, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तेज हुई सियासी बयानबाजी की, राज्यसभा बहुमत में पिछड़ती बीजेपी की, साथ ही जानेंगे दिल्ली में कब हो रही है इंडिया गठबंधन की बैठक और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी पर ममता बनर्जी के तीखे वार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। मराठा आंदोलन से जुड़े मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी चेतावनी। कहा, फडणवीस को अब समझदार हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी की जीत पर किया वार। सोशल मीडिया पर लिखा, राजस्थान में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है, महंगाई मैन की सरकार बनते ही जनता से वसूली की तैयारी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, जब डॉक्टर मनमोहन पीएम थे तब जीडीपी दर 8.1% थी, मोदी राज में जीडीपी 5.4% हुई। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की सियासत में सवाल गूंजने लगा कि आखिर सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, यानी कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। बीजेपी को राज्य में बहुमत से जीत मिली, लेकिन अभी तक सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच वसुंधरा राजे ने फिर से बीजेपी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी ने 11 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया गया था और अब वसुंधरा के आवाज पर विधायक एकजुट हो गए हैं। वसुंधरा समर्थक विधायकों का ये दावा है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, इसीलिए यहाँ किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सीएम बनाया जाना चाहिए और पार्टी में वसुंधरा ही ऐसी नेता हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकती हैं। 2 बार सीएम भी रह चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि पार्टी के जो 115 विधायक हैं, उनमें से 40 विधायक वसुंधरा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जबकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर विधायकों पर सीएम चुनने का फैसला छोड़ दिया जाए तो 70 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के पक्ष में वोट देंगे और बीजेपी हाईकमान इसी के चलते फैसला नहीं कर पा रहा है और विधायक दल की बैठक को लगातार टाला जा रहा है। पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी, लेकिन अब ये बैठक 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है और अब वसुंधरा के तेवरों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बैठक 11 दिसंबर को हो जाए, ये भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से बातचीत की है, लेकिन मामला सुलझने की जगह उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद खबरें तो यहां तक चल रही है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है। राजस्थान में वसुंधरा मोदी और शाह पर दबाव बना रही हैं। खबर है कि सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को भी टाल दिया गया है, यह अब मंगलवार को होगी। इधर बीजेपी राहुल गांधी के दबाव में भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान किया है, उससे साफ है कि राहुल गांधी की रणनीति में वो फंसती दिखाई दे रही है। तो कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का सीएम, किसके नाम पर बीजेपी विधायक दल ने लगाई मोहर, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम का नाम तय कर दिया। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी है। साय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने किसी आदिवासी को सीएम बनाया है। वैसे राज्य में पहले आदिवासी सीएम अजीत जोगी रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने सीएम बनाया था। जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे। वैसे इस बार ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार रमन सिंह को सीएम नहीं बनाएगी, उनकी जगह पर आदिवासी या ओबीसी को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को ओबीसी और आदिवासी विरोधी पार्टी साबित कर दिया था और उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया था, उसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही थी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी किसी ओबीसी विधायक को डिप्टी सीएम भी बनाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनेगा और ये संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। बात विष्णुदेव साय की करें तो वो रायगढ़ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके
अलावा वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में साई कुनकुरी सीट से चुनाव जीते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साई ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेघरों को आवास उपलब्ध कराने की होगी। छत्तीसगढ़ में लंबे सियासी घमासान के बाद सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। इधर कश्मीर में भी सियासी घमासान मचा है। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी, जिसको लेकर घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को फैसला देने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर नजरबंद किए जाने की आशंका जताई है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों में लिए जाने पर अफसोस जताया है। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उमर ने कुलगाम जिले के देवसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर आने वाले फैसले के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता है। बस सरकार को उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए और ये बहाना उन्हें मिल गया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले को सुनने में 5 साल लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में कई पुराने फैसले इसको लेकर आए हैं। उनमें कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बगैर कोई नहीं हटा सकता। इसमें ये होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को किया गया वो गैर कानूनी था, संविधान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शुक्रवार रात से उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों के जरिए ली जा रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर के बजाय सिर्फ बीजेपी के हक में है, इसलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशनों से फोन भी आया और उन्हें थाने बुलाया गया। इस बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय की न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस दल से हैं जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सज्जाद के अनुसार किसी भी कानूनी मामले में न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, न कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक देखकर। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय क्या फैसला लेती है 370 को लेकर के। पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। नजरें तो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले एक और चुनाव पर हैं और ये चुनाव राज्यसभा का है। राज्यसभा में मोदी सरकार को उम्मीद थी कि लोकसभा की तरह वो राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करेगी, लेकिन बहुमत तो दूर, पार्टी के लिए जो सीटें हैं उन्हें बचाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पार्टी को अगले साल यानी 2024 में भी बहुमत नहीं मिलेगा। तो कैसे संसद में कमजोर पड़ी बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार को केंद्र में 10 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में भी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और ना ही ऐसा होता दिखाई दे रहा है। उल्टा उच्च सदन में पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल अप्रैल में राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में इन सीटों के लिए मार्च में चुनाव कराया जाएगा। इस समय राज्यसभा की 239 सीटों में से बीजेपी के पास 93 सीटें हैं, यानी बहुमत से 27 सीटें कम हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन 56 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 30 सदस्य बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीटों को बचाने की होगी, क्योंकि देश की विधानसभा में जो गणित है उसमें बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए 30 सीटें फिर से जीतना आसान नहीं माना जा रहा है, तो दूसरी ओर इस बार कांग्रेस की स्थिति में सुधार तय माना जा रहा है। खासतौर पर तेलंगाना में पार्टी को मिली जीत के बाद उसकी सीटों की संख्या में 2 का इजाफा होना तय माना जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत पर राज्यसभा सीटों पर कोई असर नहीं दिखेगा। उल्टा राजस्थान में उसे नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव हो रहा है और वो 2018 में चुने गए सांसदों की सीटों पर होगा। और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी, यानी राज्यसभा में बीजेपी की सीटें कम होंगी तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात, अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के बाद बीजेपी उच्च सदन में बहुमत तो दूर, जो स्थिति अभी है वो बचाने में कामयाब हो पाएगी, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है
और ये भी तय है कि 2024 ही नहीं 2026 में बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। राज्यसभा में बीजेपी दबाव में रहेगी। इंडिया गठबंधन से भी बीजेपी दबाव में है। 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों से इंडिया गठबंधन ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं का साफ कहना है कि इन नतीजों का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, बल्कि 2024 में बीजेपी की हार तय है जब इंडिया एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इस बीच इंडिया को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के आम चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन भी एक्शन में आ गया है। जल्द ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। इधर इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि सपा विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया में शामिल रहेगी। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला करना सपा का पहला लक्ष्य है। भविष्य में हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हुए और उन्हें साथ लेकर बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी सपा ऐसा कर चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सपा इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर सकती है, लेकिन अब सपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ थे और रहेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक में अखिलेश यादव शामिल होंगे। इससे पहले भी मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हुई अपनी तकरार को लेकर भी कहा था कि वो पुरानी बातें भूल चुके हैं। अब 2024 की चुनौती है, जहां बीजेपी को हराने के लिए वो इंडिया को और मजबूत करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 17 दिसंबर को होने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। इस बैठक में विपक्षी दल बैठकर ये तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसका मकसद बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को हराना है। इंडिया गठबंधन की बैठक से बीजेपी में हलचल तेज है। आज सियासी हलचल तो यूपी में भी देखी गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया। बीएसपी की बैठक में मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी और इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो कौन है मायावती का उत्तराधिकारी और क्या कुछ कहा मायावती ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की ओर से लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये बैठक रविवार को लखनऊ में बुलाई गई। इस दौरान पार्टी के विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा सभी 28 राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मायावती ने हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव की कमान भी आकाश को सौंपी थी। इसी से ये तय माना जा रहा था कि आकाश पार्टी में नंबर 2 हैं। इसके अलावा मायावती राजनीतिक तौर पर खुद ज्यादा एक्टिव न होकर आकाश को ही अहम जिम्मेदारियां दे रही थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ही यूपी में उन्होंने चुनिंदा रैलियां की थी। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 28 राज्यों से पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर अब तक किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की। बीएसपी प्रमुख ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर प्रदेश के कोऑर्डिनेटरों से लोकसभा की तैयारी की रिपोर्ट मांगी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लखनऊ में बीएसपी की बैठक से बड़ा सियासी संदेश दिया गया है। वहीं बीएसपी की ओर से प्रेस रिलीज करके ये बताया कि बीएसपी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, वो 2024 में अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मायावती गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला अंतिम समय पर ही लेंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की सीएम और मोदी सरकार के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। बंगाल सरकार राजभवन के जरिए केंद्र के हस्तक्षेप के आरोप लगाती रही है और अब केंद्र पर एक और बड़ा आरोप बंगाल सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो क्या है मोदी सरकार पर यह आरोप, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 18 दिसंबर को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ममता ने इसके लिए पीएम से समय भी मांगा है। बंगाल की सीएम का दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता 17 दिसंबर को ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। 18 या 19 दिसंबर को उनकी पीएम से मुलाकात हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही ममता ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। अलीपुर द्वार में एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा कि केंद्र की वजह से कई लोग सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित रह गए हैं। अगर केंद्र समय पर राज्य को बकाया चुका देता तो हम ज्यादा लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ पाते, लेकिन ऐसा न हो सका। ममता ने यह भी कहा कि हमारी सरकार चाय बागान श्रमिकों, आदिवासियों और मजदूरों सहित समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ी है। मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ।
दुख ये है कि केंद्र ने समय पर हमारा बकाया नहीं दिया है, जिसके कारण लोगों को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल का बकाया विभिन्न खातों में लंबित है, जिसमें मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम, आवास और जीएसटी संग्रह में राज्य का हिस्सा शामिल है। केंद्र पर कुल बकाया राशि 1,15,00,000 रुपए है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर केंद्रीय योजनाओं का बकाया पश्चिम बंगाल के लिए रोक रही है। अब देखना होगा कि ममता के इस हमले पर मोदी सरकार क्या पलटवार करती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।